मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए टीचर। क्यों इसे बीएड पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। द टीचर नीड्स साइकोलॉजी टू ब्रिज द लाइव्स ऑफ द यंग एंड द एम्स ऑफ एजुकेशन इन अवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये स्किनर का कथन है कि टीचर को साइकोलॉजी इसलिए आवश्यक है टू ब्रिज द लाइव्स ऑफ द यंग एंड द एम्स ऑफ एजुकेशन इन अवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमारा जो प्रजातांत्रिक समाज है, उस समाज में शिक्षा के कुछ लक्ष्य हैं। उन लक्ष्य को और हमारे युवा की जो लाइफ है, उनको ब्रिज करने का काम, उनके बीच में एक पुल निर्माण का काम साइकोलॉजी करती है। तो इसलिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। And teachers need to understand the learners in order to understand our culture, and they need to understand themselves as guides of the young. Such understanding psychology has much to contribute. ये भी स्किनर का कथन है कि टीचर को जानना पड़ेगा, अपने लर्नर को समझना पड़ेगा और अपने कल्चर को समझना पड़ेगा, ताकि वो स्वयं को समझ सके और युवाओं को गाइड कर सके। जब इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार की समझ शिक्षक के भीतर होगी, तो साइकोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सक्सेसफुल होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से वो बिंदु हैं जो शिक्षक के लिए आवश्यक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उसमें सहायता करता है। तो सबसे पहले सेल्फ नॉलेज एंड प्रिपरेशन, स्वयं का ज्ञान और तैयारी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द फाउंडेशन स्टोन इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स। स्किनर ने कहा है कि जो शिक्षक का निर्माण है, उसकी आधारशिला शिक्षा मनोविज्ञान है। इससे शिक्षक को स्वयं का ज्ञान होता है कि मेरे भीतर कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, हमारी योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, उपलब्धि क्या है, और मेरे शिक्षण में कौन सी कमियां हैं। इनको जानने के बाद उसमें उन्नति करना और उसमें सुधार करने का प्रयास करना, ताकि छात्रों को सही दिशा दी जा सके, सही शिक्षण किया जा सके, उनके अधिगम को बढ़ाया जा सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को स्वयं का ज्ञान और तैयारी करने में सहायता देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कमियों को जान नहीं पाते, और कमियों को न जानने के कारण हम अपनी कमी को ही कक्षा में परोसते रहते हैं। नतीजा अधिगम स्लो होगा। इसीलिए कहा गया है कि स्वॉट एनालिसिस की जाती है, जिसको आपने सुना होगा, SWOT। स्वॉट का मतलब है, S मीन्स स्ट्रेंथ, कि मेरी शक्तियाँ क्या हैं। शिक्षक अपनी शक्तियों को जानता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं। दूसरी बात वीकनेस, कि मेरी वीकनेस क्या है, कौन कौन सी कमियां मुझ में हैं और किस प्रकार से मैं अपनी कमियों को दूर करके अपने शिक्षण में सुधार ला सकता हूं। तीसरा है अपॉर्चुनिटी, यानी कौन से वो अवसर हैं जिन अवसरों का लाभ उठाकर मैं अपनी क्षमता से क्लास को प्रभावित कर सकता हूं, कक्षा में अधिगम को तीव्र कर सकता हूं, छात्रों को विषय को समझने में सहायता कर सकता हूं। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना शिक्षक के लिए आसान हो जाता है। और लास्ट है T अर्थात थ्रेट, कौन कौन सी बाधाएं हैं। जो लक्ष्य शिक्षक ने तय कर रखा है और उस तय लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो कैसे उन बाधाओं को दूर किया जाए और उन बाधाओं को दूर करने के पश्चात अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, ये शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बहुत शीघ्रता से समझ लेते हैं। और इसको समझने के बाद वो अपनी कक्षा में एक सफल शिक्षक के रूप में प्रस्तुत होते हैं, छात्र को लाभान्वित करते हैं और स्वयं को निरंतर उन्नत करते रहते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के बारे में स्वयं का ज्ञान करवाने में और उसके बाद उस कमी को दूर करके आगे की तैयारी करवाने में
बहुत सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का ज्ञान। बालक किस प्रकार से विकसित होता है? रायबर्न ने कहा है कि हमें बाल स्वभाव और व्यवहार का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण बालक से हमारा संबंध होता है। तो मनोविज्ञान हमें यह ज्ञान प्राप्त करने में सहायता दे सकता है, क्योंकि जब बाल स्वभाव को हम जानेंगे और उसके व्यवहार को जानेंगे तो उतना ही अधिक हमारे लिए आसान हो जाएगा उसके साथ संबंध स्थापित करना। उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, किस बात पर वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, इन सारी बातों का ज्ञान शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान देता है। और उसको जानने के बाद शिक्षक बहुत ही प्रभावी ढंग से छात्र के साथ पेश आता है। नॉलेज ऑफ चाइल्ड्स नेचर एंड बिहेवियर, बालक का नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, इसको भी शिक्षा मनोविज्ञान हमें जानने में सहायता करता है। बाल प्रकृति का ज्ञान होने से और उसके व्यवहार का ज्ञान होने से उसके साथ तालमेल बिठाना आसान हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे शिक्षक प्रयास करते हैं सिखाने का और बच्चा नहीं सीख रहा है तो वो उसको पीटने लगते हैं, शारीरिक दंड देने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये बालक क्यों नहीं सीख रहा है, क्या मेरे समझाने में कोई कमी है, या ये बालक नहीं सीख रहा है इसका मन नहीं है, ये कुछ और सोच रहा है। ये सारी बातें शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि किस प्रकार से बालक से पेश आओ। उस पर शारीरिक दंड मत थोपो, किसी बात को ज़बरदस्ती सिखाने का प्रयास न करो, क्योंकि शारीरिक दंड से दी गई शिक्षा कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होती है। तो सबसे पहले बालक की प्रकृति को समझो, उसके व्यवहार को समझो, उसके पश्चात उसको ज्ञान देने का प्रयास करो। तो निश्चित रूप से बालक बहुत ही तेज़ी से दिए गए ज्ञान को ग्रहण करेगा और उसका अधिगम तीव्र होता चला जाएगा। इसके बाद बात आती है कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बालक का चारित्रिक विकास। किस प्रकार से बालक के चरित्र का विकास किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है चरित्र का विकास, चरित्र का निर्माण। और चरित्र के निर्माण के लिए बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, उसके साथ किस प्रकार की बात की जाए, किस प्रकार का आचरण किया जाए, शिक्षक स्वयं के चरित्र का निर्माण करे जिसे बालक देखकर सीख सके। महापुरुषों की जीवनी उसको बताना, महापुरुषों के बारे में बताना, छोटी छोटी हरकतें किस प्रकार से चरित्र निर्माण में बाधा उत्पन्न करती हैं, छोटे छोटे कार्य किस प्रकार से आपके चरित्र को गिराते हैं। तो जो भी चरित्र बनता है, चरित्र को कहते हैं आदतों का पुंज। तो जो आदतें हैं, बंडल ऑफ हैबिट्स इज़ नोन एज कैरेक्टर। तो कई बार हमारी आदतें अच्छी होती हैं, कुछ आदतें बुरी होती हैं, उनका मिला जुला रूप ही चरित्र होता है। तो जब कैरेक्टर डेवलपमेंट चाइल्ड का करते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार से बालक का चारित्रिक विकास किया जाए और छोटी छोटी बातों पर अपना ध्यान दिया जाए। बालक का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द चाइल्ड, बालक के विषय में जितना भी ज्ञान आपको होगा उतना ही अधिक उसके साथ तालमेल अच्छा होगा। तो बालक के ज्ञान का अर्थ हुआ कि बालक की आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी वैयक्तिक भिन्नता क्या है। तो जब बाल विकास का ज्ञान होता है तो विकास की अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विशेषताएं और विकासात्मक कार्य उनसे शिक्षक परिचित हो जाता है। और परिचित होने के पश्चात वो बालक को बहुत अच्छे ढंग से समझने लगता है। जितना बालक को छात्र को शिक्षक समझेगा उतना ही सुगम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाता है। बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को बालकों की आवश्यकताओं का भी ज्ञान कराता है
जिससे वह बालकों की प्रमुख आवश्यकताएं जैसे प्रेम है, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और स्वयं को स्वीकार किया जाना आदि की संतुष्टि के लिए प्रयासरत रहते हैं। और जब बालक की उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाती है और वे संतुष्ट हो जाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से विकास करने लगते हैं। तो शिक्षक को जितना बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान होगा उतना ही सक्षम रूप से वो उनको पढ़ा सकेगा। इसी के बाद वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को बताता है कि बालक की वैयक्तिक भिन्नता क्या है और शिक्षक को पढ़ाते समय बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उसके अनुसार पाठ्य वस्तु और शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए, तब शिक्षण करना चाहिए। अगर हमें वैयक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान नहीं है तो वैयक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान न होने से हम बालक को समझ नहीं सकते हैं। नतीजा अधिगम में गिरावट आती है और अधिगम में गिरावट आने से बालक समुचित रूप से विकसित नहीं हो पाता है। बालक की मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान। प्रत्येक बच्चा कुछ इंस्टिंक्ट लेकर पैदा होता है जिसको जन्मजात शक्तियाँ बोलते हैं। तो मूल प्रवृत्तियाँ अगर शिक्षक को पता हैं तो उन मूल प्रवृत्तियों का विकास शिक्षक पढ़ाने के दौरान कर सकता है, क्योंकि मैकडूगल ने कहा है मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं। जो भी मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। मानव व्यवहार कैसे चलता है? मूल प्रवृत्तियों से। और जब शिक्षक मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान कर लेता है तो वो उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके विकास के लिए भी प्रयास करता है। यही मूल प्रवृत्तियाँ छात्र की शक्ति के रूप में उत्पन्न होती हैं। और इस प्रकार से जो अगला बिंदु आता है, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अर्थात बालक हर दिशा में बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, जैसा कि गांधी जी ने कहा था, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, 3 प्रकार से बालक का विकास होना चाहिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोल लेवल पर, स्पिरिट लेवल पर। जब तीनों प्रकार का विकास व्यक्तित्व का हो जाता है तो उसको सर्वांगीण विकास कहा जाता है। और ये शिक्षा का लक्ष्य होता है कि बालक का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना आवश्यक है। जो शिक्षक इसमें सफल नहीं होता है तो वो अपनी शिक्षा के साथ अन्याय करता है। इसीलिए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कोर में होना चाहिए। पूरी पढ़ाई के दौरान शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि छात्र की बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का संपूर्ण विकास हो। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की बहुत बड़ी सहायता करता है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासरूम। कक्षा में नित नई समस्याएं आती रहती हैं, छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं। उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, इसके विषय में भी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज टू द टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द क्लासरूम प्रॉब्लम्स। प्रोफेसर सुरेश भटनागर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान कुछ अवसर प्रदान करता है टीचर्स को कि वो समझ सके क्लासरूम की प्रॉब्लम्स को और उनको हल कर सके। इस प्रकार हेल्पफुल इन डिसिप्लिन, जब कक्षा की समस्याओं को शिक्षक समझ जाता है तो अनुशासन में सहायता मिलती है। आपने देखा होगा कुछ छात्र बहुत अनुशासनहीन होते हैं, लेकिन किसी शिक्षक की क्लास में वो बहुत ही अनुशासित होते हैं। इसका आशय क्या हुआ कि जो शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान को जानते हैं वो शिक्षक बहुत ही आसानी से अनुशासनहीन छात्र को भी अनुशासित कर लेते हैं, क्योंकि उनको बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होता है और छात्र क्यों अनुशासनहीन है इसका भी ज्ञान हो जाता है। फलस्वरूप वो बहुत सारी चीज़ों को लागू करके छात्र को अनुशासित कर लेते हैं। जैसे बहुत ही शैतान बच्चा है
उस छात्र को आप क्लास का मॉनिटर बना देते हैं तो उसकी सारी शैतानी मॉनिटर बनने में बदल जाती है। अब वो जिम्मेदारी का एहसास करने लगता है क्योंकि उसे एक जिम्मेदारी का पद मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो अनुशासनहीनता वो कर रहा था वो अनुशासन स्थापित करने में सहायता करने लगता है। तो सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से शिक्षक को ये सारा ज्ञान दे रहा है और शिक्षक किस प्रकार से छात्र की मदद कर रहा है, छात्र के अधिगम को बढ़ा रहा है, छात्रों में अनुशासन की भावना में वृद्धि कर रहा है। तो ये सारी बातें शिक्षक के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाती हैं। इसी के बाद कंस्ट्रक्शंस ऑफ यूजफुल करिकुलम, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। जो भी पाठ्यक्रम होता है वो इसलिए होता है कि छात्र एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। हमेशा छात्रों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के बाद छात्र किसी निश्चित लक्ष्य पर पहुंचते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी पाठ्यक्रम के सृजन में शिक्षकों की सहायता करता है क्योंकि यह शिक्षकों को बालक के विकास की अवस्थाओं और विकासात्मक कार्यों का ज्ञान भी कराता है। तो इससे लाभ ये होता है कि शिक्षक उसी अनुसार उपयोगी पाठ्यक्रम का सृजन कर सकते हैं। तो स्किनर ने कहा है कि प्रभावपूर्ण पाठ्यक्रम विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, अभिप्रेरणा, मूल्यों, अधिगम सिद्धांतों के दृष्टिगत मनोविज्ञान पर आधारित होना आवश्यक है। अगर पाठ्यक्रम मनोविज्ञान पर आधारित नहीं है तो इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें छात्र की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि किस दिशा में हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। यही बात लागू होती है शिक्षक पर। यूज ऑफ प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षक किस विधि से पढ़ाए जिससे छात्रों को शीघ्र समझ में आए। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग का भी ज्ञान कराता है जिससे शिक्षक शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों के अनुसार बालकों को सहज ढंग से शिक्षण और अधिगम के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन कर सकते हैं। शिक्षक जान लेते हैं कि इस क्लास में किस प्रकार की शिक्षण विधि कारगर होगी। छात्रों की स्थिति, छात्रों का आईक्यू लेवल, छात्रों का ईक्यू लेवल, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि को अपनाया जाता है। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक के सहायता के लिए अधिगम के अनेक सिद्धांतों को प्रदान करता है कि किस प्रकार से अधिगम को बढ़ाया जा सकता है, कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे अधिगम तीव्र हो जाए। तो बहुत सारी विधियां शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रदान करता है। इसी प्रकार से जब अधिगम हो जाता है तो ये देखना होता है शिक्षक को कि कितना अधिगम हुआ, अर्थात बच्चे कितना सीखा। तो इसके लिए मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? मूल्यांकन करने का आशय है कि छात्र ने कितना सीखा और इसमें शिक्षक की सफलता भी छिपी होती है। अगर अधिक सीखा है तो शिक्षक सफल शिक्षक कहलाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को मूल्यांकन की नवीन विधियों के प्रयोग से भी परिचित कराता है। इससे शिक्षक ये जानने में सफल हो जाता है कि उसके द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को बालकों ने आत्मसात किया है अथवा नहीं, बालक नवीन ज्ञान को सीख पाए हैं अथवा नहीं। इससे शिक्षक अपने शिक्षण की सफलता का भी आकलन करने में समर्थ हो जाते हैं। इसमें भी स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक अधिगम स्थिति में न केवल छात्र के व्यवहार का वरन शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की प्रभावशीलता का भी अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से मूल्यांकन करने में शिक्षक की सहायता करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन एड द टीचर इन हिज ओन रिसर्च। अपना स्वयं की रिसर्च शिक्षक करता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। और कोलेस्निक ने कहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन हेल्प ए पर्टिकुलर टीचर टू डिसाइड फॉर द सेल्फ
what he should do in his particular situation with his particular problems। किस प्रॉब्लम का, किस प्रकार की सिचुएशन में किस प्रकार का समाधान करे, ये शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अपने स्वयं के शोध में सहायता प्रदान करता है। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी सफल हों, खुश रहें, प्रसन्न रहें। मैंने सब्जेक्ट मैटर जो भी आपको बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको पढ़ लीजिए, उसका अध्ययन कर लीजिए और एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।